देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। पॉलिसी के दिन कल भारतीय बाजारों में दिखा अच्छा खासा उतार चढ़ाव, जहां दिग्गज संभलते हुए नजर आए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का मोमेंटम जबरदस्त बरकरार रहा। बड़ा सवाल है कि अब आगे बाजार का क्या डायरेक्शन होगा। ढेर सारी खबरें जिस पर बाजार को आज देना है रिएक्शन। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और कल के सत्र में हमने देखा भारतीय बाजारों में ट्रेडर्स ने जमकर पैसे बनाए। जी हां, काफी एक्शन देखने को मिला छोटे मझौले शेयरों में। खास तौर पर एक अच्छा सेशन इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि देखिए आखिरी आधे घंटे में बाजार हरे निशान में जाकर अब बंद हुए हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट से इस समय अब मिक्स क्यूज देखने को मिल रहे हैं। सीधे चलते हैं आशीष वर्मा के पास और जानते हैं आशीष, दिन के हाई से डाउ ने करीब 100 पॉइंट गंवा दिए, लेकिन यूएस के लिए इतना अच्छा दिन नहीं, यूरोप के लिए अच्छा दिन। थोड़ा कमजोर सेशन था यूएस में। हालांकि यूरोप के आगे बात करेंगे, उसके क्यूज ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए आपको इस समय। जहां तक अमेरिकन मार्केट्स की बात है, कल के ट्रेडिंग सेशन में सच है फ्लैट टू माइल्डली नेगेटिव, यानी कि 128% तक के दबाव के साथ वहां के मार्केट्स बंद हुए। शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन आखिरी समय में जाते जाते तगड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर आया और फाइनली लाल निशान और उसके नीचे जाते हुए हम नजर आए। कई सारे रीजंस थे जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स में दबाव था। सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, रसल 2000 इंडेक्स है जो कि स्मॉल कैप्स का इंडेक्स है, वहां पर उसमें शुरुआत से ही दबाव था और उसका फाइनली दबाव फिर हमने देखा ब्रॉडर मार्केट्स पे ही आता हुआ नजर आया। इसके अलावा जिस तरह के कंटिन्यूड गेन्स देखने को मिल रहे कच्चे तेल और डॉलर में, उससे भी थोड़ी सी नर्वसनेस वहां पे आई। और इंटरेस्टिंगली कॉशियस ट्रेड इसीलिए भी बने क्योंकि आज वहां पे ध्यान रखें FOMC की जो लास्ट बैठक हुई थी उसके मिनट्स आने वाले हैं और साथ साथ अनऑफिशियली आज से यूएस में अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी जब एल्कोआ अपने नंबर्स डिलीवर करेगी। तो उन सबसे पहले आज वहां पे इनफैक्ट कल वहां पर मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। यूरोप में मैंने शुरुआत में क्यों कहा कि उस पर नजर मत डालें, क्योंकि लंबे वीकेंड के बाद यूरोप में पहला सेशन था कल जब कामकाज हुआ। तो जो वीकेंड के क्यूज थे जिसपे आमतौर पर सारे मार्केट्स रिएक्ट कर चुके हैं, खासतौर पर अमेरिका में शायद ब्याज दरें जल्द ना बढ़े, उसका जो क्यूज आ रहे थे उस पर यूरोपियन मार्केट्स का रिएक्शन था। हालांकि मजबूत शुरुआत हुई, दिन के हाईस में जाके वहां के मार्केट्स बंद हुए और अक्रॉस द बोर्ड वहां पे तमाम बेंचमार्क्स जो थे उनमें 1% या उससे ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। एशिया की बात करिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्यू आएगा बैंक ऑफ जापान की तरफ से, क्योंकि वो 2 दिनों की जो बैठक थी वो फाइनली कल्मिनेट होने वाली है, उसका आउटकम आने वाला है। हालांकि वाइडली एंटिसिपेटेड है कि कोई दरों में बदलाव वहां पे भी नहीं होगा, लेकिन शायद कहा जा रहा है कि वो डविश साउंड करेंगे और शायद एक रूम बनेगा आगे चलते हुए पॉलिसी में एडजस्टमेंट्स का। और उससे पहले हमने देखा तमाम एशियन मार्केट फ्लैट से हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। निकेई मजबूती के साथ उससे पहले ट्रेड कर रहा है और SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होगी। हासिल की ना सिर्फ ग्लोबल, हमारे अपने क्यूज भी आज शायद पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। बिल्कुल। कल यूरोप के बाजारों में अच्छी जो तेजी देखने को मिल रही थी सेकेंड हाफ में, उसके चलते ही भारतीय बाजारों को एक सहारा मिला था, ये भी कहना चाहिए। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। अनिल, मिक्स क्यूज हैं आज अब यूएस से और यूरोप से। कैसे भारतीय बाजार कौन से क्यूज पकड़ेगा? इनफैक्ट अमेरिका में कल देर रात जिस तरह की गिरावट हुई थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि कल देर रात अगर आप देखें तो SGX निफ्टी 40-45 पॉइंट की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो थोड़ा सा करेक्शन वहां से जरूर आता हुआ दिखा है, लेकिन आप देखिए पिछले 2 दिनों में एक अच्छी तेजी के बाद अगर अमेरिकी बाजार थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिखा रहे तो गलत नहीं है। और दूसरी बात है कि जब तक एशियाई बाजारों का मोमेंटम और खासतौर से हांगकांग में देखिए दमदार तेजी होती हुई दिख रही है 2% के आसपास की, तो मुझे लगता है भारतीय बाजारों के लिए शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट्स के संकेत थोड़े पॉजिटिव साइड पर पड़ने चाहिए, बजाय इसके कि हम ये समझे कि अमेरिकी बाजार बहुत गिर गए। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो मोमेंटम 5 दिनों से भारतीय बाजारों में पॉजिटिव साइड होता हुआ दिखा है, ग्लोबल मार्केट्स के संकेत वैसे नहीं है कि उस मोमेंटम को नेगेटिव साइड पर ले जाए। बिल्कुल। और FIs ने कल थोड़ी सही लेकिन 144 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी करी है। DIS की उससे ज्यादा बिकवाली लगभग दुगनी 326 करोड़ रुपए की
ये डेटा कैसे रीड करना चाहिए? डेटा एकदम फ्लैट है, कोई खास रुझान दिखा नहीं रहे हेमंत, और क्योंकि आप कैश मार्केट के एफआईएस के डेटा और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी दोनों मिलाकर देखें तो लगभग उतनी खरीदारी है जितनी आपको डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली दिखेगी। और दूसरी बात है कि डेटा काफी छोटे हैं, बड़े डेटा नहीं है जिससे कि आप एक डायरेक्शन लें कि एफआईएस ने खरीदारी बंद कर दी और अब बिकवाली शुरू कर दी, या फिर डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली एग्रेसिवली या ज्यादा बड़ी होती हुई दिखेगी। तो 200-300 करोड़ की खरीदारी या बिकवाली के से आंकड़ों का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक आंकड़ा अहम है कल के सेशन का वो ये कि 1000 करोड़ से ज्यादा के ऑप्शंस खरीदे गए हैं एफआईएस की तरफ से, और यहां ऑप्शंस में एक प्रोटेक्शन बाइंग नजर आ रही है, पुट खरीद कर, यानी कि अपनी डाउन साइड रिस्क को या अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए एफआईएस थोड़ा सा पुट खरीदते हुए दिख रहे हैं। दूसरा आंकड़ा जो अहम है आज के लिए वो है इंडेक्स फ्यूचर्स का। इंडेक्स फ्यूचर्स में 90 करोड़ की बिकवाली, ऐसे आप देखेंगे तो 90 करोड़ की बिकवाली बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन इस बिकवाली में इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं अगर आप इसको अलग अलग करके देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और यहां से आपको बाजार का डायरेक्शन का पता चलेगा कि 90 करोड़ की बिकवाली में ज्यादा बिकवाली बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी है। कल बैंक निफ्टी 0.5% बंद नीचे जाकर हुआ है पॉलिसी के बाद। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात भारतीय बाजारों के लिए जो अपसाइड पर आगे बढ़ने के लिए मुश्किल नजर आती दिख रही है वो बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस, और कल पॉलिसी के बाद भी ये अंडर परफॉर्मेंस बरकरार रही। ये अच्छी बात है कि आखिरी 1 घंटे में हम काफी मजबूत होकर बंद होते हुए नजर आए, फ्लैट बंद होते हुए दिखे, वो भी तब जबकि बैंक निफ्टी 0.5% नीचे बंद हुआ है। तो बैंक पूरी तरह से इस वक्त बाजार में जो ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है बड़े निवेशकों की तरफ से वो ये दिख रहा है कि निफ्टी पर आप लॉन्ग रहें, पुट खरीद कर उसे प्रोटेक्ट करें, और सामने सामने बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके रखें। ये संकेत साफ तौर पर आता हुआ दिख रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 90 करोड़ की ही बिकवाली है, लेकिन वो बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सा दिक्कत वाला है क्योंकि बैंक निफ्टी बेचा गया है, लेकिन सामने निफ्टी फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत सेलेक्टिवली खरीदारी होती हुई दिखी है। तो आंकड़े मिक्स हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी साफ तौर पर नेगेटिव साइड पर संकेत दे रहा है, ये आंकड़ों में दिख रहा है। बिल्कुल, और 2 ट्रेडिंग सेशन से ऐसा हो रहा है कि बैंक निफ्टी दरअसल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन कल का दिन ट्रेडर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग दिन था, जहां हमने छोटे मझौले शेयरों में मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन देखा। वहीं एफएनओ के 13 ऐसे स्टॉक्स थे जो 4% से ऊपर जाकर बंद हुए। ये बताइए एफएनओ डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, आज भी ट्रेडर्स धमाल कर सकते हैं? एफएनओ डेटा साफ तौर पर ये बता रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बाजार में, क्योंकि आप अच्छी तेजी होने के बाद अब बाजार को थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए देख सकते हैं। पुट कॉल रेशियो को देखिए 1.01 पर आ गया, हालांकि वैसे आप पुट कॉल रेशियो को ऑन द फेस ऑफ इट देखकर ये कहेंगे कि थोड़ा हायर साइड पर है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ये पुट कॉल रेशियो इस वजह से ऊपर आया कि पुट में खरीदारी ज्यादा होती हुई दिखी है। तो यानी कि बैलेंस है, ऐसा नहीं कि बहुत नेगेटिव साइड पर बहुत ओवरबॉट हो गया हो। ओवरबॉट तब होता जब आप कॉल्स में राइटिंग ज्यादा देखते, वैसा नहीं दिख रहा, तो कॉल्स में खरीदारी ज्यादा देखते, तो ओवरऑल यहां पर एक बैलेंस दिख रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स की हमने बात की, यहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी है और थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी अभी भी दिक्कत की बात है, प्रीमियम बढ़कर आई है कल के सेशन में 51 पॉइंट के आसपास की। अब आज के सेशन में वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए सबसे अहम लेवल जो मुझे नजर आ रहा है वो है 8700 का। पिछले 2 सेशन से हम 8700 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल का हाई मेरे ख्याल से 8693 था, परसों का हाई 8663 था। अब 8700 का लेवल क्यों अहम है? कल के सेशन में देखिए पुट में 6 लाख शेयर वहां पर नए जुड़ते हुए दिखे। अब होगा ये कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स और मंदी करने वाले ट्रेडर्स दोनों ही इस बात की कोशिश करेंगे कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स मानेंगे कि 8700 को पार करके अगर हम टिक गए तो फिर फ्रेश शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिखेगी, खरीदारी भी आती हुई दिखेगी, तो उनके लिए चैलेंज होगा उसके पार जाकर टिक पाए। वहीं मंदी करने वाले ट्रेडर्स ये जानते हैं कि 8700 को पार करना इतना आसान नहीं, तो जैसे जैसे 8700 के पास बाजार जाता हुआ दिखेगा आपको एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग या फिर शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो अब ये लेवल अहम होगा जो बाजार का डायरेक्शन तय करेगा, और जब तक आप 8700 को पार न करें तब तक थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर हल्के रहें और लोअर लेवल्स का इंतजार करें, वहां से खरीदारी करें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखकर, तो वो ज्यादा सही हो सकता है। तो वायदा कारोबार के आंकड़े साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहां पर टसल का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, और उस लिहाज से बाजार कंसोलिडेट करने की या फिर यूं कहें कि 4 दिनों की अच्छी तेजी के बाद यहां वक्त बिताने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन आज आपको केवल और केवल जुड़े रहना है सीएनबीसी आवाज के साथ। आज तमाम बड़ी खबरों का दिन है और आवाज पर होंगे राजनीतिक, मार्केट और इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे। एसबीआई के रेट कट पर बात करेंगे बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल से ग्राहकों को क्या फायदा होगा,
ये जानेंगे शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से। और बिल को रियल्टी इंडस्ट्री किस तरह से देख रही है, जानी मानी कंपनी सोबा डेवलपर्स और ऑर्बिट के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेंगे इसी शो में। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर रोक लगने से ऑटो इंडस्ट्री को कैसे होगा फायदा, इस पर हम बात करेंगे। कमर्शियल व्हीकल्स की कैसी तस्वीर दिख रही है ये भी बताएंगे हमें टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविंद्र पिशारोड़ी। और इसके साथ बाजार पर कमाई के मौके संदीप सबरवाल से जानेंगे हम। बड़ा फोकस सीएनबीसी आवाज पर आज ये रहने वाला है, लेकिन अनिल सबसे बड़ा बात बाजार को किस तरह से ट्रेड करें। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस तो यही बता रहे हैं कि बुल्स का पलड़ा भारी है, गिरावट में खरीदारी करके ही पैसा बन रहा है। अभी तक भी यही ट्रेंड है, इसमें कोई बदलाव नहीं। और कल जो हम बात कर रहे थे कि 85-75, 8600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक उसके नीचे न जाए आप मंदी के बारे में न सोचें और फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुकिंग करें, सेकंड हाफ में आपको मौका मिलेगा। आपने देखा किस तरह से 11 बजे बाजार ने टॉप बनाया और उसके बाद एक मौका मिला। कल का लो देखिए, इंटरेस्टिंग बात है, 8586 यानी कि उसी रेंज में लो बनाकर बाजार ने फिर से रिकवरी दी है। अब आज के लिए जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले 8700, 8725 ये रेंज ऐसी है जिसके पार जाना मुश्किल होगा। तो पहले तो या तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए आज पॉजिटिव शुरुआत होने के बाद, या उसके ऊपर अगर टिकता हुआ नजर आए तो फिर आप ये मानकर चलिए कि 8800 आपको बहुत जल्दी निफ्टी पर 1-2 दिन में ही आता हुआ नजर आएगा। तो अपसाइड आपके लिए 100 पॉइंट की खुलती हुई नजर आएगी। अगर वैसा ना हो, जिसकी संभावना ज्यादा दिख रही है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना ऊपर के लेवल पर जो दिख रही है, तब फिर आप फिर से लोअर लेवल का इंतजार करें। वो है आपके लिए 8575 और 8600 जो कल का था, वही लेवल आज भी इंपॉर्टेंट है। उस लेवल के आसपास आप खरीदारी करें। तो इस रेंज को बाजार को ट्रेड करना है, 100-125 पॉइंट की रेंज को, और उस लिहाज से इस रेंज के जिस एंड पर बाजार पहुंचे उसके विपरीत कॉन्ट्रा कॉल है। अब आज के लिए दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात बैंक्स हैं, क्योंकि जो जिस तरह से आरबीआई ने जबरदस्ती बैंक से रेट कट करने की बात की और उसका इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो उनके मार्जिन पर दबाव पड़ेगा और उस लिहाज से बैंक स्टॉक्स थोड़ा सा कमजोर रह सकते हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स हो सकता है ऊपर खुल के वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे। ऑटो शेयरों से थोड़ा सहारा मिल सकता है, लेकिन एक अच्छी बात जो दिख रही है वो ये कि कल की पॉलिसी के बाद जिस तरह से बाजार की गिरावट के बाद बाजार संभलता हुआ दिखा है और फिर से पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा है और एक अच्छी रिकवरी दी है, वो एक जो डर था लोगों के मन में कि हर बार बड़ी इवेंट के बाद बाजार में जो तेज गिरावट होती है, वो डर थोड़ा सा निकलता हुआ दिखा है और उसका फायदा ये मिलेगा कि आपको डिप्स पर खरीदारी भी आती हुई दिखेगी। तो कंसोलिडेशन का माहौल रह सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक रहें, सेक्टर स्पेसिफिक रहें और कैश मार्केट के स्टॉक्स में अब भी एक्शन बरकरार रहेगा। चलिए कैश मार्केट के स्टॉक्स पर नजर रखिए। कल भी हमने देखा था कई स्टॉक्स हैं आरसीएफ जैसे 20% के अपर सर्किट लगे थे। कई छोटी मझोली कंपनियों में एक शानदार रैली देखने को मिली थी। आज वो मोमेंटम शायद कंटिन्यू रह सकता है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रेट कट पर बात करेंगे। हमारे साथ एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य जुड़ेंगे, साथ ही एचडीएफसी बैंक के डिप्टी एमडी परेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, कल बाजार बंद होने के बाद देर शाम एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज दरें घटाई हैं। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने 0.15% ब्याज दरें घटाई हैं, वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने 0.25% ब्याज दरें घटाई हैं। जी हां, सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या ने एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। तो क्या डिपॉजिट के रेट भी आप कम कर रही हैं? हाँ, 1 साल की जो डिपॉजिट है उसको हम लोग 25 बेसिस पॉइंट्स कट कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर टाइम के डिपॉजिट है यानी 7 से 45 दिन, आई थिंक उसको हम लोग थोड़ा बढ़ा रहे हैं कि हम चाहते हैं थोड़ा लोअर कॉस्ट डिपॉजिट और बढ़े, तो उसमें थोड़ा हम लोग बढ़ाएंगे। और 1 साल की डिपॉजिट जिसमें हमारी सबसे मैक्सिमम डिपॉजिट आते हैं वहां पे हम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर रहे हैं। ओके, आपने जो कटौती की है वो 15 बेसिस पॉइंट की गई है। आमतौर पे ऐसा चलन रहा है कि 25-25 बेसिस पॉइंट में आरबीआई भी और बैंक भी रेट कट करते हैं, तो ये 15 बेसिस पॉइंट क्यों? नहीं, ऐसा है कि अभी भी हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा घटा नहीं है। हम लोग जो रेट कट किए थे अक्टूबर से, उससे तो थोड़ा बहुत फर्क आया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो इसलिए जो हम लोग इधर पे डिपॉजिट्स में रेट कट करते हैं उसमें क्या होता है कि आगे चल के उसका नतीजा निकलता है। लेकिन बेस रेट पे जब हम लोग कटौती करते हैं तो सारे जितने हमारे लोन्स हैं
वो इमीडिएटली रिप्राइस हो जाते हैं, इसीलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा बैलेंस करना पड़ रहा है और आगे चल के हम लोग देखेंगे, और अगर हम लोग को स्पेस मिलेगा कट करने के लिए तो आगे चल के हम लोग देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप हमें कुछ अंदाजा दे सकते हैं कि पिछले 6 महीने में, मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में आपने पहली बार डिपॉजिट रेट कट किए थे, तब से अब तक आपकी डिपॉजिट कॉस्ट में कितनी कमी हुई है? नहीं, ऐसा कॉस्ट में कमी वैसे करके हमारे पास अभी है नहीं, बट डेफिनेटली सेविंग्स तो हुआ है। ओके, ये जो आपने आज कटौती की है, क्या हम ये माने कि ये मोर और लेस जो आपकी डिपॉजिट कॉस्ट घटी है उसी की लाइन में शायद आपने किया है, इसलिए 15 बेसिस पॉइंट है और उस हिसाब से आपके स्प्रेड या एनआईएम पे कोई असर नहीं पड़ेगा? ऐसा है कि हमारा जो ये कट है थोड़ा सा फ्रंट लोडेड है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़े, और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए इट इज नेसेसरी फॉर अस टू आल्सो गिव अ फिलिप। तो इमीडिएटली हमारी जो मार्जिन है उस पे अब भी असर आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्जिन के ऊपर बहुत सारी चीजों का असर होता है, खाली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नहीं, हमारे जो प्रोविजंस हैं, एनपीए सिचुएशन है, उसके भी असर रहते हैं। तो ये सारे चीज देख के ही फिर हमको देखना पड़ेगा कि हमारा कैसा मार्जिन इम्पैक्ट करता है। हम लोग की प्रयास रहेगी कि मार्जिन को हम बरकरार रखें, जहाँ पे था वहीं पे हम लोग रखने की प्रयास करेंगे। तो सब चीज मिला जुला के कितना होता है ये फर्स्ट क्वार्टर जाने के बाद हम लोग को पता चलेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे और कुछ हम लोग कर सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक ने भी इतना ही लोन सस्ता किया, यानी कि 0.15% ब्याज दरें उन्होंने भी घटाई है। बैंक के डिप्टी एमडी परेश सुखठनकर ने कहा है कि दरें 0.15% घटाने के बाद आगे अब दरें घटाने की गुंजाइश बेहद कम हो गई है। हमारी जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो 25 बेसिस पॉइंट से घटाए हैं, और हमारा जो कैलकुलेशन होता है बेस रेट का वो मार्जिनल डिपॉजिट रेट्स पे होता है, तो इसलिए ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस विद जो डिपॉजिट रेट चेंज है उसी के साथ बेस रेट चेंज हुआ है। पॉलिसी रेट कट्स जो हुए हैं, एक्चुअली डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉलिसी रेट कट का बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स पे नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली पॉलिसी रेट पे जो रिपो रेट है उस रेट पे बैंक्स ज्यादा फंड्स मोबिलाइज नहीं करते हैं। लेकिन उस सिग्नल से अगर बैंक्स को डिपॉजिट रेट्स घटाने में पॉसिबिलिटी होती है तो डिपॉजिट रेट कट्स की फिर ट्रांसमिशन बेस रेट या लेंडिंग रेट्स पे हो सकती है। चलिए, तो ये हैं वो दिग्गज बैंक्स जिन्होंने सबसे पहले सीएनबीसी आवाज से कल देर शाम बात करी। लेकिन अनिल, एक तरफ शुक्र ये मानना चाहिए कि ट्रांसमिशन तो हुआ आरबीआई की फटकार के बाद ही, लेकिन डॉयचे बैंक कह रहा है कि अगर इसी तरह का दबाव रहा बैंकों पर तो आगे चलकर एनआईएम्स पर दबाव देखने को मिल सकता है। ये थोड़ी चिंता की बात है। दो चिंता की बात है। एक तो जो आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया एकदम सही है कि जबरदस्ती ब्याज दरें कम करवाना जाहिर सी बात है कि सिस्टम के लिए सही है, लॉन्गर टर्म उसके एडवांटेज दिखेंगे, लेकिन बैंक के मार्जिन पर 1 से 2 तिमाहियों का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उस पर दबाव दिखना पक्का है। दूसरी बात यह, अब इन दबावों के चलते और जिस तरह का माहौल और जिस तरह से आरबीआई गवर्नर के हाव भाव कल रहे, वो ये बता रहे हैं कि वो अब एग्रेसिव ब्याज दरें कम करने के मूड में नहीं है। तो जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि इसी कैलेंडर ईयर में शायद आपको 50 से 75 बेसिस पॉइंट और ब्याज दरों में कटौती हो, यानी कि 2015 वो साल हो सकता है जहां 1.25%, 1.5% तक की टोटल ब्याज दरें घटती नजर आए, जिसमें से 0.5% घट चुकी है, उन लोगों को बड़ा झटका लगेगा। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए आज 2 बड़े नेगेटिव है। एक तो ये कि एग्रेसिव ब्याज दरों में कटौती भूल जाइए, दूसरा बैंक्स के मार्जिन पे दबाव आएगा, तीसरी बात अनसीजनल्स, थोड़ा ये जो बेमौसम बरसात हुई वो थोड़ा और एनपीए बढ़ाने वाली बात है। तो ओवरऑल जब रिजल्ट्स खराब है, एनपीए की दिक्कत है, ऊपर से ये 2 नेगेटिव और बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस तो हम देख ही रहे हैं। तो और एक और है, क्रेडिट ग्रोथ भी डॉयचे बैंक कहता है इससे बढ़ने वाली नहीं है। 15 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें घट जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री लाइन लगा के लोन लेने लगे। फर्ज करें आपको कार खरीदनी है, अगर आपको कार खरीदनी है तो 15 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें कम हो तो आप अपना डिसीजन बदलेंगे नहीं। प्रोजेक्ट लगाने के लिए 15 बेसिस पॉइंट की कमी होना बहुत कम है, लेकिन ठीक है, अब प्रेशर बैंकों के एनआईएम्स पर ही पड़ने वाला है। एग्जैक्टली। चलिए, वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे शो में आगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। खबरों वाले शेयर ब्रेक के उस पार।
स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, कल बाजार बंद होने के बाद देर शाम एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज दरें घटाई हैं। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने 0.15% ब्याज दरें घटाई हैं, वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने 0.25% ब्याज दरें घटाई हैं। जी हां, सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या ने एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। तो क्या डिपॉजिट के रेट भी आप कम कर रही हैं? हाँ, एक साल की जो डिपॉजिट है उसको हम लोग 25 बेसिस पॉइंट्स कट कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर टाइम के डिपॉजिट है यानी 7 से 45 दिन, आई थिंक उसको हम लोग थोड़ा बढ़ा रहे हैं कि हम चाहते हैं थोड़ा लोअर कॉस्ट डिपॉजिट और बढ़े, तो उसमें थोड़ा हम लोग बढ़ाएंगे। और एक साल की डिपॉजिट जिसमें हमारी सबसे मैक्सिमम डिपॉजिट आते हैं वहां पे हम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर रहे हैं। ओके, आपने जो कटौती की है वो 15 बेसिस पॉइंट की गई है। आमतौर पे ऐसा चलन रहा है कि 25-25 बेसिस पॉइंट में आरबीआई भी और बैंक भी रेट कट करते हैं, तो ये 15 बेसिस पॉइंट क्यों? नहीं, ऐसा है कि अभी भी हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा घटा नहीं है। हम लोग जो रेट कट किए थे अक्टूबर से, उससे तो थोड़ा बहुत फर्क आया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो इसलिए जो हम लोग इधर पे डिपॉजिट्स में रेट कट करते हैं उसमें क्या होता है कि आगे चल के उसका नतीजा निकलता है। लेकिन बेस रेट पे जब हम लोग कटौती करते हैं तो सारे जितने हमारे लोन्स है वो इमीडिएटली रिप्राइस हो जाते हैं, इसीलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा बैलेंस करना पड़ रहा है और आगे चल के हम लोग देखेंगे, और अगर हम लोग को स्पेस मिलेगा कट करने के लिए तो आगे चल के हम लोग देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप हमें कुछ अंदाजा दे सकते हैं कि पिछले 6 महीने में, मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में आपने पहली बार डिपॉजिट रेट कट किए थे, तब से अब तक आपकी डिपॉजिट कॉस्ट में कितनी कमी हुई है? नहीं, ऐसा कॉस्ट में कमी वैसे करके हमारे पास अभी है नहीं, बट डेफिनेटली सेविंग्स तो हुआ है। ओके, ये जो आपने आज कटौती की है, क्या हम ये माने कि ये मोर और लेस जो आपकी डिपॉजिट कॉस्ट घटी है उसी की लाइन में शायद आपने किया है, इसलिए 15 बेसिस पॉइंट है और उस हिसाब से आपके स्प्रेड या एनआईएम पे कोई असर नहीं पड़ेगा? ऐसा है कि हमारा जो ये कट है थोड़ा सा फ्रंट लोडेड है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़े, और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए इट इज नेसेसरी फॉर अस टू ऑल्सो गिव अ फिलिप। तो इमीडिएटली हमारी जो मार्जिन है उस पे अब भी असर आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्जिन के ऊपर बहुत सारी चीजों का असर होता है, खाली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नहीं, हमारे जो प्रोविजंस हैं, एनपीए सिचुएशन है, उसके भी असर रहते हैं। तो ये सारे चीज देख के ही फिर हमको देखना पड़ेगा कि ये हमारा कैसा मार्जिन इम्पैक्ट करता है। हम लोग की प्रयास रहेगी कि मार्जिन को हम बरकरार रखें, जहाँ पे था वहीं पे हम लोग रखने की प्रयास करेंगे। तो सब चीज मिला जुला के कितना होता है ये फर्स्ट क्वार्टर जाने के बाद हम लोग को पता चलेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे और कुछ हम लोग कर सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक ने भी इतना ही लोन सस्ता किया, यानी कि 0.15% ब्याज दरें उन्होंने भी घटाई है। बैंक के डिप्टी एमडी परेश सुखठनकर ने कहा है कि दरें 0.15% घटाने के बाद आगे अब दरें घटाने की गुंजाइश बेहद कम हो गई है। हमारे जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो 25 बेसिस पॉइंट से घटाए हैं, और हमारा जो कैलकुलेशन होता है बेस रेट का वो मार्जिनल डिपॉजिट रेट्स पे होता है, तो इसलिए ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस विद जो डिपॉजिट रेट चेंज है उसी के साथ बेस रेट चेंज हुआ है। पॉलिसी रेट कट्स जो हुए हैं, एक्चुअली डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉलिसी रेट कट का बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स पे नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली पॉलिसी रेट पे जो रिपो रेट है उस रेट पे बैंक्स ज्यादा फंड्स मोबिलाइज नहीं करते हैं। लेकिन उस सिग्नल से अगर बैंक्स को डिपॉजिट रेट्स घटाने में पॉसिबिलिटी होती है तो डिपॉजिट रेट कट्स की फिर ट्रांसमिशन बेस रेट या लेंडिंग रेट्स पे हो सकती है। चलिए, तो ये हैं वो दिग्गज बैंक्स जिन्होंने सबसे पहले सीएनबीसी आवाज से कल देर शाम बात करी। लेकिन अनिल, एक तरफ शुक्र ये मानना चाहिए कि ट्रांसमिशन तो हुआ आरबीआई की फटकार के बाद ही, लेकिन डॉइचे बैंक कह रहा है कि अगर इसी तरह का दबाव रहा बैंकों पर तो आगे चलकर एनआईएम्स पर दबाव देखने को मिल सकता है। ये थोड़ी चिंता की बात है। दो चिंता की बात है। एक तो जो आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया एकदम सही है कि जबरदस्ती ब्याज दरें कम करवाना जाहिर सी बात है कि सिस्टम के लिए सही है, लॉन्गर टर्म उसके एडवांटेज दिखेंगे, लेकिन बैंक के मार्जिन पर 1 से 2 तिमाहियों के बाद जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उस पर दबाव दिखना पक्का है। दूसरी बात ये
अब इन दबावों के चलते और जिस तरह का माहौल और जिस तरह से आरबीआई गवर्नर के हाव भाव कल रहे, वो ये बता रहे हैं कि वो अब एग्रेसिव ब्याज दरें कम करने के मूड में नहीं है। तो जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि इसी कैलेंडर ईयर में शायद आपको 50 से 75 बेसिस पॉइंट और ब्याज दरों में कटौती हो, यानी कि 2015 वो साल हो सकता है जहां 1.25%, 1.5% तक की टोटल ब्याज दरें घटती नजर आए, जिसमें से 0.5% घट चुकी है, उन लोगों को बड़ा झटका लगेगा। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए आज दो बड़े नेगेटिव है। एक तो ये कि एग्रेसिव ब्याज दरों में कटौती भूल जाइए, दूसरा बैंक्स के मार्जिन पे दबाव आएगा, तीसरी बात अनसीजनल्स, थोड़ा ये जो बेमौसम बरसात हुई वो थोड़ा और एनपीए बढ़ाने वाली बात है। तो ओवरऑल जब रिजल्ट्स खराब है, एनपीए की दिक्कत है, ऊपर से ये दो नेगेटिव और बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस तो हम देख ही रहे हैं। तो और एक और है, क्रेडिट ग्रोथ भी डॉइचे बैंक कहता है इससे बढ़ने वाली नहीं है। 15 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें घट जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री लाइन लगा के लोन लेने लगे। फर्ज करें आपको कार खरीदनी है, अगर आपको कार खरीदनी है तो 15 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें कम हो तो आप अपना डिसीजन बदलेंगे नहीं। प्रोजेक्ट लगाने के लिए 15 बेसिस पॉइंट की कमी होना बहुत कम है, लेकिन ठीक है, अब प्रेशर बैंकों के एनआईएम्स पर ही पड़ने वाला है। Exactly. चलिए, वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे शो में आगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। खबरों वाले शेयर ब्रेक के उस पर। में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त है आपको ये बताने का कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। सोनम मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हाय सोनम, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्टॉक्स न्यूज आज? गुड मॉर्निंग। शुरुआत फार्मा काउंटर्स के साथ करेंगे। 3 फार्मा काउंटर्स के लिए पॉजिटिव खबर आई है। सबसे पहले है ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पर कैबिनेट में कंपनी की विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 35.07 से बढ़ाकर अब इसको 49% पे किया जा रहा है। ऑरबिंदो फार्मा के लिए पॉजिटिव खबर यह है कि क्यूआईपी के जरिए 2165 करोड़ रुपए जुटाने की कैबिनेट ने कंपनी को मंजूरी दे दी है। और डॉक्टर रेड्डी के नंबर ऑफ फाइलिंग्स बढ़ते हुए, जिसको बहुत ही पॉजिटिव कहा जा सकता है, जहां पे डॉक्टर रेड्डी और कंपनी के आम ने 3 एनडीएज मतलब नए ड्रग एप्लीकेशंस को फाइल कर दिया है यूएस एफडीए को। ऑटो काउंटर्स पे नजर रखिएगा, जैसे कि महिंद्रा, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, जहां पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुताबिक अब दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेगी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं चलेगी। सरकार एनसीआर बॉर्डर पर गाड़ियों के प्रवेश की नियंत्रित करेंगे। टाटा मोटर्स जीएमआर इंफ्रा के काउंटर पर नजर रखेगी। ये 2 काउंटर्स के राइट्स इशू आज बंद हो रहे हैं। आज आखिरी दिन है आपका इसमें निवेश करने के लिए। एक क्विक अपडेट ले लेते या फिर डिटेल्स ले लेते। टाटा मोटर्स लगभग 7,500 करोड़ रुपए इसके जरिए जुटाना चाहता था। जो ऑर्डिनरी शेयर्स है या फिर टाटा मोटर्स के जो शेयर्स है वो 450 रुपए पे मिल रहे हैं, वही डीवीआर शेयर्स 271 रुपए पे मिल रहे हैं। और अगर आपके पास 109 शेयर्स है टीवीआर या फिर टाटा मोटर्स के, तो आपको 6 राइट्स इशू के शेयर्स मिल सकते हैं। और जीएमआर के केस में यहाँ पे वे 1,400 करोड़ रुपए जुटाना चाहते थे इस राइट्स इशू के जरिए। जो दाम तय हुआ था वो 15 रुपए का है और अगर आपके पास 14 शेयर्स है तो आपको 3 राइट्स इशू के शेयर्स मिल सकते हैं। जी वैश्य बैंक के काउंटर पे नजर, यहाँ पे ये शेयर्स जो है वो अप्रैल 16 तारीख से सस्पेंड हो रहे हैं। कोटक के साथ मर्जर होने के वजह से ये शेयर्स का आखिरी ट्रेडिंग डे अप्रैल 16 तारीख का होगा, मतलब अप्रैल 15 तारीख को आप आखिरी बार इस शहर में ट्रेडिंग कर पाएंगे। फंड एक्शन पे नजर, वीसा स्टील, क्रेस्टा फंड लिमिटेड ने कंपनी के 16 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वही कंपनी के प्रमोटर वीसा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कंपनी के 16 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शंस में भी फंड एक्शन हुआ है, जहां पे प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई ट्रस्ट ने कंपनी के 5 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वही कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है। कामिदी नस्मा रेड्डी ने कंपनी के 5 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। वही जलंधर रेड्डी कामिदी ने कंपनी के 2 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। तो ये सारे स्टॉक्स रहेंगे आज रेडार पर, जहां पर एक्शन होने वाला है। आपके लिए रणनीति भी तैयार करेंगे। शुक्रिया सोनम ये सब हमें बताने के लिए। लेकिन आज आरईसी का ऑफर फॉर सेल खुलने वाला है। फ्लोर प्राइस 315 रुपए, यानी कि कल की प्राइस से 2% डिस्काउंट, लेकिन रिटेल के लिए 5% का एक एडिशनल डिस्काउंट भी है, यानी कि रिटेल के लिए लगभग 7% का डिस्काउंट। 1600 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है और इसमें पैसा लगाया जाए या नहीं, ये बड़ी बात है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। यहाँ पर ये करीबन 1 टाइम बुक वैल्यू पर आपको अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज कोई अट्रैक्टिव ही है, कोई ज़्यादा स्टीपली वैल्यूड नहीं है। तो जिनको अगर लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं, मतलब कि 1-1.5 साल 2 साल के व्यू से, तो उनको इन्वेस्ट करने में हम लोग राय देंगे कि कर सकते हैं।
क्लियरली अगर इन्वेस्टर्स को लंबी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको एक अच्छी कंपनी एक 5% के डिस्काउंट पे मिलेगी। ओएफएस के पहले स्टॉक में करेक्शन आता है और क्लियरली अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को उसको शायद थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए एक 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो आई वुड से दैट क्लियरली अगर इस बैंड में अगर आरईसी का शेयर ऑफर होता है तो लंबे नजरिए से डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। और हमारे एक्सपर्ट्स का एक दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है आज के सेशन की रणनीति देने के लिए, तकनीकी राय देने के लिए सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक है हमारे साथ कोलकाता से, फंडामेंटल राय के लिए क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी आशीष कुकरेजा भी जुड़ चुके हैं और नितिन मुरारका हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड दिल्ली से हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति समझाने के लिए। बाजार पर राय लूं इससे पहले क्योंकि आरईसी की बात चल रही है, आशीष आपसे आरईसी के ऑफर फॉर सेल पर ही राय लेना चाहता हूं। क्या ये एक अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस है 315 रुपए की जो फ्लोर प्राइस तय हुई है, अगर 5% डिस्काउंट और गिना जाए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो क्या आप पैसा लगाने की राय देंगे आज यहाँ? देखिए, अगर आपका होराइजन थोड़ा बड़ा है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पॉइंट है स्टॉक में एंटर करने के लिए। अगर आप पर्सपेक्टिव में जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है और उसके कंपैरेटिव ये सेक्टर ने बिहेव किया है, काफी एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये साल आपको जो अंडर ओन्ड और बोरिंग सेक्टर्स हैं, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडरिंग नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, उन पे ध्यान देना चाहिए, भले वो आरईसी हो, ओएनजीसी हो। अब सरकार मुझे लगता है कि थोड़ा जो छोटे छोटे बॉटल नेक्स हैं इस डिसइन्वेस्टमेंट के सामने उसको धीरे धीरे क्लियर करेगी और आई थिंक उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चरल स्टोरी के हिसाब से इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आरईसी में मेरे को लगता है कि अगर आप साल भर का व्यू लें तो जरूर करना चाहिए। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी अनिल जी, आई थिंक ओएनजीसी भी एक इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है कि जो सब्सिडी शेयरिंग को लेकर अटकलें हैं वो सरकार जल्दी उस पर कुछ कर सकती है और वहां पर भी आपको फिर 6 महीने एक साल में 50-60 रुपए का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आज 9:15 पे जी हाँ ये खुल जाएगा ओएफएस, वहां पर आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आशीष, टाटा मोटर्स के डीवीआर, टाटा मोटर्स के स्टॉक में और जीएमआर इंफ्रा के जो राइट्स इश्यू खुले हैं वो भी आज बंद हो रहे हैं। ये बताइए इनमें से किसमें पैसा लगाने की सलाह आपने दी है? देखिए, टाटा मोटर्स में हमें लगता है कि जिस तरह से राइट्स के चलते ही थोड़ा प्रेशर बना हुआ था और वो मुझे लगता है कि अब काइंड ऑफ प्ले आउट हो गया है। जिस तरीके से हमें लग रहा है कि अब कल की जो न्यूज आई और आगे जाके अब धीरे धीरे करके जो डिमांड पिकअप होगी वो क्लियरली इस सेक्टर के लिए मुझे लगता है आज ही आपको थोड़ा बहुत ऑटो स्टॉक्स में रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और टाटा मोटर्स क्योंकि काफी कुछ हफ्तों से परफॉर्म नहीं कर रहा था तो वहां पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। तो आई थिंक टाटा मोटर इज समथिंग विच वी आर इनफैक्ट जब राइट इशू आया उसके बाद से ही हम वी आर प्रपोजिंग, वी आर रिकमेंडिंग इट टू एज अ बाय। जीएमआर इट्स अ कंप्लीटली नो फॉर अस। ओके, जीएमआर अवॉइड करें, टाटा मोटर्स के राइट्स इशू में पैसा लगाएं। आज दोनों ही राइट्स इशू बंद होने वाले हैं और साथ ही मौका एक और है आपके लिए, वो है आरईसी में पैसा लगाने का। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बाजार पर रणनीति तकनीकी चार्ट पर, साथ ही वायदा कारोबार के लिए आज से बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और अब लेते हैं आगे की रणनीति। आज किस तरह से बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है सिमी भौमिक और उसके साथ नितिन मुरारका, आशीष कुकरेजा हमारे साथ है। सिमी, चार्ट्स पर क्या दिख रहा है? कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए और रेजिस्टेंस कहाँ नजर आ रहा है? और अगर आज फिर से शांत शुरुआत होती दिखे 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में, तो फिर निफ्टी पर क्या ट्रेड लेंगे आप? अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि निफ्टी में अच्छा रिकवरी कल देखने को मिला था, पर फाइनली जाके लग रहा था कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। पर जो भी है, निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया 8600 के लेवल के आसपास। वही निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट लेवल था क्योंकि वो 38.2% रिट्रेसमेंट था। लास्ट जो डाउनफॉल हुआ था करीब 450 पॉइंट का 9119 जो 4 मार्च का हाई लगा था निफ्टी ने वो रेट कट के बाद, जिस दिन आरबीआई का पॉलिसी था, उस दिन का हाई से जो लोअर रेंज में निफ्टी 8269 का लो बना था उसका 38.2% रिट्रेसमेंट करीब उसी के आसपास आता, 8600 के आसपास। तो वहीं पे निफ्टी ने कल सपोर्ट लिया था और आके बंद किया था डे हाई के आसपास। और मुझे लगता है कि जो
नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो करीब 8700 के आसपास है, वो 50% रिट्रेसमेंट है। 8694 के आसपास है 50% रिट्रेसमेंट, तो वहां तक निफ्टी जा सकता है ऐसा उम्मीद है। पर अगर थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो ही बेहतर होगा। मुझे लगता है कि सपोर्ट के हिसाब से निफ्टी के लिए एक रेंज अभी काम करेगा जो कि निफ्टी को 8600 से 8700 के बीच में रेंज बाउंड कर सकता है। नीचे आने से खरीदारी करनी चाहिए 8600 के आसपास या उससे नीचे स्टॉप लगा के, और ऊपर में आके 8700 का लेवल अगर सस्टेन नहीं करता तो वहां पे सेल ऑफ करके देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस रेंज के बीच में निफ्टी को थोड़ा टाइम गुजारना पड़ेगा। हाय नितिन, गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? जिस तरह से हमने देखा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से सेकंड हाफ में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, बाय एंड डिप्स की रणनीति रखें। और ये भी बताइए कि 2 दिनों से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसको कैसे रीड करना चाहिए? देखिए हेमंत, सबसे पहले अगर आप निफ्टी में आएंगे तो निफ्टी में ज्यादातर डेटा पॉजिटिव है, और खास तौर से लास्ट 2-3 एक्सपायरी है, इस बार डेटा कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब यह हुआ कि निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप देखिए तो एक्सपायरी में जो हम लोग रोल ओवर किए थे वो करीब 2 करोड़ 12 लाख शेयर से रोल ओवर किए थे, और एक्सपायरी से अभी तक हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअस 6 दिनों में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, और करीब अभी 1 करोड़ 80-85 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। मगर इसको आप एफआई से कोरिलेट करते हैं तो एफआई के ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है, यानी कि बाजार अगर बढ़ रही है तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स या फिर थे उनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग है, और एफआई की तरफ से यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि एफआई का जो नेट फिगर है लास्ट 6 दिनों का वो करीब 13.5 करोड़ के आसपास नेट केवल माइनस फिगर है। और अगर आप स्टॉक्स टर्म्स में देखेंगे तो 5.5 लाख शेयर होते हैं जो उन्होंने बेचे हैं केवल लास्ट 6 दिनों में, बहुत कम है वो। बट यहाँ पे जो मेन बाइंग हुई है वो ऑप्शंस में काफी बाइंग हुई है। 6 दिनों में नेट फिगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो करीब 9025 करोड़ के आसपास की ऑप्शंस में केवल बाई फिगर है। अगर आप इसको अलग अलग निकालें तो करीब 57 लाख कॉल एफआई की तरफ से खरीदी गई है, और केवल 5 लाख पुटें उनकी तरफ से बाई की गई है। और जो भी पुट उन्होंने कुछ बाई की है वो कल बाई की है, और कल कॉल भी बाई की है, पुट भी बाई की है, बट नेट एक्सपायरी से काफी ज्यादा कॉलों में बाइंग हुई है। अगर आप एफआई का कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो एक्सपायरी से अभी तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस में इंक्रीज हुआ है। तो ये डिफरेंट है दूसरी एक्सपायरी से, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बन रही है निफ्टी फ्यूचर्स में, बट ऑप्शंस के थ्रू काफी ज्यादा पोजीशन बनाई जा रही है, स्पेशली कॉल्स में। और अगर आप कॉल्स का पूरा ओपन इंटरेस्ट कॉल्स एंड पुट में देखते हैं पुट कॉल रेशियो से, तो जो पुट्स में ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादातर राइटिंग का है, और कॉल्स में जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो 85, 86, 87 में जो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है, 87 में भी जो आउटस्टैंडिंग है वो स्ट्रॉन्गर हैंड्स का बाय ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो मेरे ख्याल से मोमेंटम ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, और मोमेंटम थोड़ा फास्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो टाइम वैल्यू प्रीमियम है वो अगर हम लोग मोमेंटम सेकेंड हाफ में आता है यानी एक्सपायरी के नजदीक आएगा तो एफआईज की जो लॉन्ग पोजीशन ऑप्शंस की है कॉल ऑप्शंस में, उनको टाइम वैल्यू के कारण उनको उतना बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि 15 अप्रैल के आसपास उसी रेंज में मुझे लगता है कि 8800, 8850 के ऊपर हम लोग निकल जाएंगे, और सेकेंड हाफ में हमें काफी क्लोजली देखना चाहिए कि एफआईज की तरफ से निफ्टी फ्यूचर्स में अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा रही है तो फिर वापस कुछ करेक्शन देख सकते हैं। बट नॉर्मली ऐसी एक्सपायरीज जो हमने हिस्ट्री को ट्रैक किया कि जिस मंथ में भी अगर एफआईज ऑप्शंस में ज्यादा पोजीशन बनाते हैं और फ्यूचर्स में कम बनाते हैं, उस मंथ में नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि फर्स्ट हाफ में मोमेंटम तेजी से आता है और सेकंड हाफ में मोमेंटम रिवर्स कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मार्केट में यहां से हमें तेजी खेलनी चाहिए। ऊपर करीब 8850 से 8900 तक के टारगेट रखेंगे, और नीचे सपोर्ट एरिया आप मान के चलें कि 8600 पे काफी स्ट्रांग सपोर्ट आएगा, क्योंकि इस मंथ का पूरे 6 दिनों का वॉल्यूम प्रोफाइलिंग अगर करें और रोल ओवर का भी प्रोफाइलिंग करें तो 8590, 8580 पे मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है निफ्टी फ्यूचर्स में। तो वो लेवल मुझे लगता है कि नहीं टूटेगा, और ऊपर हम लोग 88 और 8850 की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर निफ्टी पर साफ तौर पर खरीदारी का मौका भी बन सकता है। लेकिन बैंकिंग शेयरों पर ही राय लेना चाहता हूं आशीष आपसे, क्योंकि कल जिस तरह से आरबीआई के दबाव के बाद बैंक्स ने अपने रेट घटाना शुरू किए हैं, जाहिर सी बात है कि एक तो ये कि इनके मार्जिन पर दबाव पड़ना है, ज्यादातर एफआई ब्रोकरेज भी बेरिश होते हुए दिख रहे हैं, सावधान रहने की राय दे रहे हैं। दूसरी बात है कि अब एग्रेसिव ब्याज दरें घटेगी, इसकी संभावनाएं कम होती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे, बैंकिंग शेयरों से दूर रहने का मौका है इतने अच्छे करेक्शन के बाद भी, या फिर आप एक कॉन्ट्रा कॉल लेंगे? क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, मैं कॉन्ट्रा कॉल ही लूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में भाव टूटे हैं बैंकिंग शेयर्स के,
जो भी फैक्टर्स थे वो प्राइस इन हो चुके हैं। भले ही इस क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आने वाले हैं जो मुझे लगता है कि खास अच्छे नहीं रहेंगे और प्रोबेबली ये जो लास्ट मूव है, सो मुझे लगता है कि ये एक तरह से सर्कल कंप्लीट हो गया है अभी। पहले सरकार और आरबीआई इन सिंक दिख रहे थे, अब तीनों जो फैक्टर्स हैं मार्केट के लिए जो रेलेवेंट है इन सिंक दिख रहे हैं। जरूर इनिशियल रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए कि जो क्रेडिट ऑफ टेक है उसके अब बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। अब जरूर आने वाले कुछ दिनों में डिपॉजिट दरें भी घटेंगी और उसके बाद वापस आप बैंक्स को रेट और कम करते हुए देखेंगे। सो विच प्रोबेबली गिव्स हेडरूम फॉर गवर्नर टू काइंड ऑफ गो एड एंड गो प्रोबेबली इस कैलेंडर ईयर में। मुझे लगता है कि अगर और 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट के चांस हैं तो अब वो ज्यादा एविडेंट दिख रहा है अगर ये सर्कल पूरा होता है। तो जो अच्छे कासा वाले बैंक्स हैं वहां तो आपको बहुत ज्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तभी वो लीडर्स हैं। आई थिंक एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, थोड़ा सा एक ब्लिप आने के बाद मुझे लगता है कि ये जो न्यूज है वो ओवरऑल पॉजिटिव लगता है मेरे को। ओके, चलिए तो यहाँ पर काउंटर कॉल लेना चाहिए बैंक्स पर, ये राय रखते हैं आशीष। लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल में संशोधन को कल देर शाम मंजूरी दी है। जी हाँ, इसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को भी शामिल अब कर लिया गया है। पहले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ही इसके दायरे में आते थे, अब बिल्डर्स को पुराने प्रोजेक्ट्स को भी रजिस्टर कराना जरूरी होगा। साथ ही घर खरीदने से लिए 50% पैसा एस्क्रो अकाउंट में आपको रखना होगा। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेगुलेटर बनाना बहुत जरूरी है और इससे घर खरीदारों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस देश में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रेगुलेशन ना होने के कारण से बहुत इलाके में शिकायतें आ रही, इसलिए हमेशा एक ग्रोइंग सेक्टर को रेगुलेट करके सिस्टमैटिकली करे तो जनता को भी फायदा होगा और जो कंज्यूमर्स है उनको भी फायदा होगा और रियल एस्टेट में जो रियल काम कर रहे उनके लिए भी फायदा होगा। चलिए शो में आपको बताएंगे कि आपको रियल्टी कंपनियों को आज किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और साथ ही ब्रेक के उस पार आपको ये भी बताएंगे कि कल 3 बड़े बैंकों के बेस रेट में कटौती के बाद एफआई ब्रोकरेज हाउसेज ने बैंकिंग सेक्टर पर क्या कहा है, ये रिपोर्ट ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान सिमी भौमिक, आशीष और नितिन मुरारका जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे राय लेना चाहता हूं, जिस तरह से कल ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, हालांकि राज्यसभा में पहले से ये बिल पेंडिंग था, लेकिन जिस तरह से इसमें संशोधन किए गए हैं और इसको और कड़क बनाया गया है रियल एस्टेट कंपनियों के लिए, आप किस तरह से रिएक्शन देखते हैं आज के सत्र में? देखिए, सेक्टर के लिए तो एक तरह से पॉजिटिव न्यूज है। जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी थी इस सेक्टर के लिए और और वो मुझे लगता है कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके लिए उनको ओवरऑल फायदा ही होगा। इससे वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगी, भले ही थोड़ा बहुत आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है ये जो रूल्स आए हैं उसके हिसाब से, बट आई थिंक गोइंग अहेड जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उसको अच्छे से एडजस्ट कर जाएंगे और वहां पर आपको ओवरऑल प्रोबेबली आई सी इट एट अ मच बेनिफिट फॉर क्लाइंट्स एट लार्ज, मतलब कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो छोटे बिल्डर्स हैं जो बहुत ज्यादा इस गैप को यूज करते थे उनको अब तकलीफ होगी, बट आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग फॉर लिस्टेड प्लेयर्स और मुझे लगता है कि आज पॉजिटिव रिएक्शन ही देखने को मिलेगा आपको। स्टॉक्स में पॉजिटिव रिएक्शन एक देखने को मिल सकता है, लेकिन नितिन, रियल एस्टेट स्टॉक्स में कहीं कोई आपको मौके दिख रहे हैं वायदा कारोबार में खरीदारी या बिकवाली के? देखिए जी, कल सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में करेक्शन आई थी, जैसे डीएलएफ है, आईबी रियल एस्टेट, यूनिटेक, यानी मार्केट को कहीं ना कहीं आइडिया था कि कुछ ये क्लियरेंस आ जाएगी और उसके कारण आप देखिए कल ड्यूरिंग द मार्केट रिकवरी में स्टॉक्स रिकवर नहीं हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर रहना चाहिए स्टॉक्स में। ओपन इंटरेस्ट वाइज आप देखिएगा तो एचडीआईएल है जिसमें लॉन्ग पोजीशन बनी है, बाकी जो स्टॉक्स हैं जैसे डीएलएफ में नेट एक्सपायरी से अभी तक हम लोग देखते हैं करीब 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, बट कल के दिन में केवल आधे % का ओपन इंटरेस्ट एडिशन था। यूनिटेक
यूनिटेक में करीब 2.5%। बट जहां तक डिलीवरी मार्केट में कुछ डिलीवरी बिकी है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा दबाव रहेगा, और उसमें स्पेशली डीएलएफ और यूनिटेक इन दोनों में गिरावट आनी चाहिए। और डीएलएफ का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो करीब 152 155 की रेंज में है, और यूनिटेक में करीब नीचे 16 रुपए के आसपास, और आईबी रियल एस्टेट में करीब 68 69 की रेंज में नीचे आना है। तो मुझे लग रहा है 2-3% का एक करेक्शन स्टॉक में आना चाहिए। ओके, तो इस करेक्शन की उम्मीद आप कर सकते हैं थोड़ा सा, जिस तरह से कल हल्के होते हुए दिखे हैं ये स्टॉक ऊपर के लेवल से, और परसों की तेजी के बाद खासतौर से देखना होगा रियल एस्टेट शेयरों पर आज किस तरह का इम्पैक्ट इस बिल के चलते होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक और स्पेस जहां पर आज असर होने वाला है वो है बैंकिंग शेयर। कल 3 बड़े बैंक्स की ओर से बेस रेट में कटौती के बाद एफआई ब्रोकिंग हाउस अब बैंकिंग सेक्टर पर क्या व्यू बना रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है वरुण दुबे। वरुण, बताइए, बैंकों को जबरदस्ती अब ब्याज दरें कम करनी पड़ रही है आरबीआई की फटकार के बाद, एफआई ब्रोकिंग हाउस क्या कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी बैंक्स की तरफ से वो ये था कि अगर बेस रेट कम करते हैं वो, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा है तो इससे मार्जिन पे इंपैक्ट होगा। लेकिन सभी ब्रोकरेज फर्म्स का ये मानना है कि इस बेस रेट कट से बैंक्स के मार्जिन पे कोई भी इंपैक्ट देखने नहीं मिलेगा। यहाँ दिग्गज ब्रोकिंग फर्म सीएलएसए का यहाँ कहना है कि जो ट्रांसमिशन किया गया है बेस रेट कट के तरफ से, उसके वजह से जो बैंक्स है उनके मार्जिन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। और इन 3 बैंक्स के बाद और अब काफी सारे और बैंक्स है जिनमें आप एक बेस रेट कट की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि आगे और काफी सारे बैंक्स है जिनके तरफ से कंज्यूमर्स को यह तोहफा देखने मिल सकता है। इनका कहना है कि इस जो कॉस्ट ऑफ फंड्स में कमी आ रही है आरबीआई के रेट कट के बाद, उसका सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी को होते हुए दिखाई देगा, और एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक पे ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और इन दोनों के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इनके प्रीफर्ड पिक में शामिल है। वही मैक्वेरी का कहना है कि भले आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट किया है, लेकिन बैंक के तरफ से करीब 15 से 25 बेसिस पॉइंट तक का ही बेस रेट कट देखने मिला है, जो कि कुछ हद तक कम है। दरअसल जो इनका एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट है वही बैंक्स के लिए एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बैंक्स जो डिपॉजिट है वो फिक्स रेट पे लेते हैं और जो लोन्स देते हैं वो फ्लोटिंग रेट पे देते हैं। तो जब तक इसका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड है उसमें एक मीनिंगफुल कमी नहीं आती है, तब तक जो आरबीआई की तरफ से रेट कट देखने मिल रहा है उसका पूरी तरह से ट्रांसमिशन आपको देखने नहीं मिलेगा। और ये एक दरअसल थोड़ी सी चिंता की बात है। ये पूरे बैंकिंग सेक्टर पे कॉशियस स्टैंड ले रहे हैं, हालांकि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स है वो इनके प्रीफर्ड पिक में शामिल है। वही मॉर्गन स्टैनली का भी कहना है कि लगातार जिस हिसाब से बैंक्स डिपॉजिट रेट कम करते जा रहे थे, उसके बाद इनको उम्मीद थी कि यहां बेस रेट में एक कमी देखने मिलेगी, लेकिन इससे इस बैंक्स के मार्जिन पे कोई भी इंपैक्ट देखने नहीं मिलेगा। और अब दरअसल जो बैंक्स है वो एक रेट कट साइकिल में आ चुके हैं। ये पूरे बैंकिंग सेक्टर पे काफी पॉजिटिव है, और इनका कहना है कि इस बेस रेट कट से आगे जाके बैंक्स की जो एसेट क्वालिटी है और वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। और सबसे आखिरी में बताना चाहूंगा कि डॉयचे बैंक का कहना है कि इन जो रेट कट देखने मिले 3 बैंक्स की तरफ से, आगे आपको और काफी सारे बैंक्स की तरफ से ऐसे ही रेट कट देखने मिल सकते हैं। और इनका भी यही कहना है कि जो लगातार बैंक्स ने अपने डिपॉजिट रेट को कम किया था, उसके बाद Q3 में भी अगर आप देखें तो बैंक्स के मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिला था। तो अब जब ये बैंक्स बेस रेट कम कर रहे हैं तो इनके मार्जिन्स में यहां कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन आगे अगर जाके बैंक्स और भी बेस रेट कम करते हैं तो इसका एक इंपैक्ट बैंक्स के मार्जिन्स में यहां देखने मिल सकता है। लेकिन जो 15 से 25 बेसिस पॉइंट की बेस रेट कटौती की गई है उसमें क्रेडिट ग्रोथ में बैंक्स के कोई भी ज्यादा फायदा होते हुए ये नहीं दिखाई दे रहा है इनको। लेकिन हाँ, इनका यह कहना है कि जिस हिसाब से मैक्रो एनवायरमेंट सुधर रहा है और जो फेवरेबल बेस है उसके कारण जो लोन ग्रोथ है वो FY16 में करीब 15 से 16% की इन्हें देखने मिल सकती है। चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से FIs बेरिश नहीं है, शॉर्ट टर्म का एक इंपैक्ट सेंटीमेंट के लिहाज से शायद आज होता हुआ दिखे। और जैसा आशीष भी कह रहे हैं कि फिर ऐसे में गिरावट में खरीदारी का मौका बनेगा बैंकिंग शेयरों में। देखना होगा किस तरह का रुझान बनता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस होगा उस सेक्टर पर जो कि इस सीरीज का स्टार परफॉर्मर है। जी हाँ, फार्मा सेक्टर, ग्लेनमार्क और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज और ऑरोबिंदो फार्मा, 3 ऐसे शेयर हैं जिनके लिए आज बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं। इन पर क्या होगा रिएक्शन, क्या करें आप बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान सिमी, आशीष और नितिन मुरारका जुड़े हुए हैं। फार्मा कंपनियों के लिए आज का दिन फिर से काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लेनमार्क, ऑरोबिंदो फार्मा
डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें काफी अच्छी रैली देखी जा चुकी है। ग्लेनमार्क के लिए अच्छी खबर यह आई है कि एफआई लिमिट इनकी सीसीए के जो कल बैठक हुए थे उसमें अप्रूव हो गई है। डॉक्टर रेड्डीज ने भी 3 एनडीए यूएस एफडीए के लिए यहां पर फाइल किए। ये बताइए इन तमाम शेयरों में आशीष आपको कौन सा शेयर सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, जहां पर आपको लगता है तेजी देखने को मिल सकती है आज भी? क्या राय रखते हैं आप इन पे? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रियन कॉल लेना चाहूंगा। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इस समय जो फ्लेवर है वो फार्मा के साथ चल रहा है। बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिली है स्टॉक्स में। खासकर अगर आप इन तीनों में से पूछे तो मुझे ऑरबिंदो में अभी भी हेडरूम दिखता है। लेकिन मेरा कॉन्ट्रियन कॉल ये होगा कि अब जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बैंकिंग में रेट में आ गया है, वैसे ही इस क्वार्टर में फार्मा के बहुत ही उम्दा रिजल्ट आने वाले हैं और वो भी मुझे लगता है भाव में दिख रहा है इस समय। और अगले 6 महीने के लिए मुझे लगता है सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहां से अगर आपने लिया हुआ है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करनी चाहिए। और अगर उसी थॉट प्रोसेस से जो हम डिफेंसिव की बात करते हैं तो रादर जिस तरीके से टीसीएस और इन सब शेयर्स ने बिहेव किया है, आपको वही पैसा आईटी में लगाना चाहिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। आई एम टोटली टेलिंग दिस इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज आई थिंक फार्मा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। चलिए, काफी रनअप हो चुका है तो फंडामेंटली अब इंतजार करें करेक्शन का। लेकिन क्या वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए भी यही राय है? और इन तीनों शेयरों में नितिन किस तरह से ट्रेड करेंगे आप? देखिए जी, मुझे लग रहा है फार्मा में इस एक्सपायरी में भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और जैसे ऑरबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, इन दोनों में कल काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। और ग्लेनमार्क में ओपन इंटरेस्ट एडिशन कल करीब 6% के आसपास है। तो अगर तीनों में कंपेयर करें तो चार्ट देख करके सबसे अच्छा अरविंदो फार्मा एंड सेकंड डॉक्टर रेड्डी है। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट वाइज देखेंगे तो एडिशन ग्लेनमार्क फार्मा में है। मगर अगर पूरे फार्मा सेक्टर में देखते हैं तो जो एक्सपायरी से लास्ट अभी तक 6 दिनों में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वर्कहार्ट फार्मा में, करीब 32% के आसपास। और उसके बाद नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है डिवीज लैब में। तो हमें इन दोनों स्टॉक्स पे भी फोकस करना चाहिए क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा बिल्डअप है और रोलोवर्स भी अच्छे हुए थे। तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स में जैसे ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो और रेड्डी, इसमें तो न्यूज है, बट अगर हम लोग वर्कहार्ट फार्मा और डिवीज लैब पे भी फोकस करें और अगर आज प्राइस में थोड़ा मोमेंटम रहता है तो इन दोनों स्टॉक्स में भी कम से कम यहाँ से 5-7% की मूवमेंट आपको इसी एक्सपायरी में या शॉर्ट टर्म में मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर ऑरोबिंदो फार्मा बेहतरीन पिक के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। तीनों ही स्टॉक में सबसे बेहतर फंडामेंटली और वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक हो सकता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा, बनाएंगे आपको भारतीय बाजारों की कैसी होगी शुरुआत, रुपए की ओपनिंग कैसी रहेगी और साथ ही प्री ओपनिंग सेशन भी इस छोटे से ब्रेक के बाद।